This is All India Radio. नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना पांडे से आज हम रूबरू हैं। मैं हूं मनोज माइंडकर। हमारी सशस्त्र सेनाओं के अतुलनीय योगदान का जिक्र तो विविध रेडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से हमेशा होता रहा है, लेकिन आवा जैसी देशव्यापी संस्था का भी राष्ट्र निर्माण में जो अनुपम योगदान रहा है उसे भी देशवासियों तक पहुंचाना जरूरी है, ऐसा लगता है। और इसलिए भी कि इस संस्था का विस्तृत कार्यक्षेत्र अंततः देश के सामान्य नागरिकों के हित से ही जुड़ा हुआ है। आदरणीय अर्चना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए सबसे पहला सिंपल सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आवा का मूल उद्देश्य क्या है। इसकी स्थापना के पीछे कोई महत्वपूर्ण वजह तो जरूर रही होगी। नमस्कार मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आज आपके माध्यम से मुझे श्रोताओं से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। आवा की स्थापना 23 अगस्त 1966 में हुई थी और हमारी संस्था एक एनजीओ के तौर में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है और ये एक सबसे बड़ी एनजीओ है। आवा का विस्तार 1962 और 1965 के युद्ध के बाद हुआ है। 1962 और 65 के युद्ध में न केवल हिमालय की ठंडी बंजर पर्वतों के बीच लड़ाई लड़ी गई, बल्कि हर घर में एक पिता, भाई, पुत्र और पति ने भारत के गौरव और सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। हमारे वीरों के सर्वोच्च बलिदान और उनके पीछे छूटे परिवारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ। आवा का लक्ष्य और उद्देश्य सैन्य परिवारों का कल्याण और सेवा ही रहा है, जिसके आशा, विश्वास और आस्था प्रमुख स्तंभ है। आवा न केवल आर्मी वाइफ्स और परिवारों की कठिनाइयों और शिकायतों का समाधान करती है, बल्कि विभिन्न तरीकों से हमारे समाज के ज़रूरतमंदों की भी मदद करती है और उन्हें सशक्त भी बनाती है। जब हमारे वीर सैनिक सीमा की रखवाली के लिए तैनात रहते हैं, आवा इन सैनिकों की फैमिलीज़ का ध्यान रखती है। आपने बहुत मार्मिक अंदाज में आवा के बारे में विवरण दिया। अर्चना जी, हमारा अगला सवाल भी आवा के स्ट्रक्चर और कार्य की विविधता के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था अपने अलग अलग प्रादेशिक कमांड्स के माध्यम से किन किन सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है, खासतौर पर शिक्षा, रोजगार और स्त्री सशक्तिकरण को लेकर। आपका यह सवाल बहुत रिलेवेंट है क्योंकि हमारे आवा के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कार्यरत है और हमारी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अपने परिवारों का वेलबींग और सशक्तिकरण कर रहे हैं। अब सेंट्रल आवा के साथ मुख्य रूप से 7 क्षेत्र या रीजन्स में हम आवा को विभाजित किए हैं, जो आर्मी कमांड्स के साथ है। हर रीजनल आवा के नीचे लगभग 2-3 जोनल आवाज है और इनके नीचे कई सारे परिवार कल्याण संगठन या जिसको हम फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं वह है। ये फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश के जो दूर दूर इलाकों में यूनिट्स है उनके साथ फैली हुई है और वो हमारे आवा के वेलफेयर एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। आवा का ध्यान हमेशा सैन्य परिवारों के कल्याण और सशक्तिकरण पे रहा है। हमारा प्रयास है कि महिला और बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक पर्याप्त रूप से तैयार किया जाए। हम अपनी वीर नारियों को सम्मानजनक और आरामदायक जीवन जीने में भी मदद करने में और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आवा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और हमारे परिवारों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। हम अपने आशा स्कूलों की आधुनिकीकरण करके जो हमारे विशेष बच्चे हैं उनको उच्चतम शिक्षा प्रदान करने की ओर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं और हम अपनी महिला एंटरप्रेन्योर्स को एक बड़ा मंच प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि
वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी पहचान हासिल कर सके। अर्चना जी, हमें ये पता चला कि आवा अब रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की ओर भी सक्रियता से देखने लगी है। आपकी संस्था की एक खूबसूरत पहल अस्मिता इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और खास बात यह है कि नारी मन की भावनाएं, उसकी व्यथा को उजागर करने में अस्मिता जैसी पहल कारगर प्रतीत होती है। व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति हो तो जरूर पूछना चाहेंगे कि कैसी होती है एक आम आर्मी वाइफ की जिंदगी। आप खुद भी एक आर्मी वाइफ है मैम। एक सामान्य व्यक्ति यह जरूर जानना चाहेगा कि आर्मी वाइफ्स को पारिवारिक जीवन में क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप साथ ही साथ हस्बैंड्स के सैक्रिफाइसेस का भी जिक्र करें फैमिली की दृष्टि से। आर्मी वाइफ्स को हमेशा से ही चयन शक्ति का प्रतीक माना गया है। आर्मी वाइफ्स या आर्मी का जीवन एक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम बोलते हैं। हमारे फौजियों को हमेशा युद्ध और शांति दोनों के दौरान उनकी असाधारण क्षमता और वीरता के लिए जाना और माना गया है। इस सब में हम महिला जो घर के मोर्चे को अकेला संभालती है, उसके योगदान को या तो सब भूल जाते हैं या पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अकेला रहना सेना जीवन का एक अनिवार्य तथा अभिन्न हिस्सा है, और ऐसे वक्त में फौजी अर्धांगिनियों को अकेले घर और बच्चों की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, जिससे कि हमारे सैनिक बिना अपने परिवार की चिंता किए अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि एक फौजी की पत्नी का जीवन कठिन और चुनौतीपूर्ण या कि चैलेंजिंग है, पर मैं साथ ही में ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक यूनिक, एन्जॉयबल और एक स्पेशल ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये हमें कई सारे अवसर भी प्रदान करता है। और आवा इन अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अवसर मिलते हैं उनको रियलिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम है, जिससे मतलब हमें बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। एक फौजी की पत्नी का जीवन दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है, और इसी सोच को हमने अस्मिता का रूप दिया है। अस्मिता उस फौजी पत्नी की कहानी है जो चुनौतियों से जूझती हुई जीवन में आगे बढ़ रही है, और अपने जैसे कई महिलाओं को प्रेरित किया है उन्होंने। ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार ही आयोजित किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आगे भी हम आयोजित करते रहेंगे और बहुत सारी हमारी महिलाओं को प्रेरित करते रहेंगे, ताकि उनको ये लगे कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे जैसे सारे मेरे जैसे हैं, और कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते इस वजह से। एक और नए इनिशिएटिव का पता चला अर्चना मैम, और वो है जयपुर में आयोजित होने वाले इवेंट आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 के बारे में। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि मिड नवंबर में होने वाले इस आयोजन में क्या क्या प्लान्स हैं, कौन कौन वहां आएगा अपनी रचनाओं को लेकर। हाँ, हम सब इस इवेंट का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है सब में। ऐसा इवेंट पिछले साल दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। अब हमने ये देखा है कि हमारी आवा फैमिलीज़ में बहुत ही प्रतिभाशाली सदस्याएं हैं। हमारे परिवार में उभरते हुए लेखक एवं लिटरेचर में रुचि रखने वाली बहनें भी बहुत है। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये लिट फेस्ट जिसको हम बोलते हैं या अभिव्यक्ति, ये पिछले साल दिसंबर में पहली बार दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिला है हमें। और उसी टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि अभी इसको और बड़ा बनाना है और आगे ले जाना है। तो इसका उद्देश्य हमारी महत्वाकांक्षी और अनुभवी लेखकों को अपनी कहानियाँ बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म, और अन्य बाहर के लिटरेरी वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक और माध्यम, और एक ऐसे मंच हम तैयार करना चाहते हैं ताकि हमारी मेंबर्स को भी एक मौका मिले सबसे कनेक्ट होने का। यह फेस्टिवल लोगों को असाधारण किताबें, विचारों, संवादों से भी जोड़ता है, क्योंकि इसमें हम कुछ डिबेट्स और कुछ टॉक्स और ये भी शामिल करते हैं। इसी के प्रति लोगों का इंटरेस्ट एवं रुचि देखते हुए हमने अब ये सीजन 2 जयपुर में करने का प्रयोजन किया, ताकि सभी इलाकों में सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिले और सब पार्टिसिपेट कर सके।
और इस इवेंट में हमारी आवा की सारी फैमिलीज मिलजुल कर हिस्सा ले रही है। हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी वहाँ कुछ एग्जिबिट्स करेंगे अपनी चीज़ें, और ये हमारा, जैसे मैंने बोला, एक्साइटमेंट बहुत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम कार्यक्रम है और इसको हम जयपुर में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित करने का हमारा प्रोग्राम है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ये सिलसिला दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में हो रहा है, तो आने वाले समय में जयपुर के अलावा भी फिर आगे। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि सब इसमें हिस्सा ले सके, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जी। तो हम हर साल एक नए स्टेशन में, नए रीजन में, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारे कमांड्स में टर्न बाय टर्न हम सारे कमांड्स में इसको करने का हमारा प्लानिंग है। बहुत अच्छा आपने बताया अभिव्यक्ति सीजन 2 के बारे में। अर्चना जी, आकाशवाणी का होने के नाते एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है किसी से बात करते हुए। आपकी स्टूडेंट लाइफ और फिर पोस्टिंग्स के दौरान रेडियो यानी आकाशवाणी की क्या भूमिका रही? आपको क्या क्या सुनना अच्छा लगता था? हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में रेडियो मीडिया एक बहुत ही ताकतवर माध्यम था, क्योंकि उस समय ये बाकी सब व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और हमें रेडियो ही बहुत अच्छा लगता था। बल्कि टेलीविजन भी रेयर था। टेलीविज़न भी काफ़ी बाद में आया है, जैसे हम कॉलेज में पहुँचे उस समय, तो रेडियो ही एक माध्यम था जिसमें हम न्यूज़ भी सुन सकते थे और हर चीज़, मतलब घर में रेडियो ज़रूर चलता था। दूर दराज और रिमोट एरियाज़ में भी, और जब कोई साधन नहीं होता था तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ज़रूर मिल जाती थी। रेडियो हमारे स्टूडेंट लाइफ में मनोरंजन का, जैसे मैंने कहा, अहम हिस्सा था, और उसमें स्पेशली विविध भारती और जो फरमाइशी प्रोग्राम्स होते थे, जैसे कि मधुमालती, छाया गीत इत्यादि का हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे और सुनना पसंद करते थे। अब मैंने देखा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते आजकल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, ये सब बड़े पॉपुलर तो हो रहे हैं ये यंग जनरेशन में, पर मुझे लगता है दूर दराज के इलाकों में, जैसे हम फौजी लेडीज से, फैमिली से, जो कई रिमोट प्लेसेस से आते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो पता लगता है कि लोग अभी भी न्यूज़ सुनते हैं। रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है और वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमारे कंट्री इतनी अभी टेक्नोलॉजी, मतलब दूर दराज तक पहुंची भी है, तो स्पेशली फैमिलीज़ के लिए ये एक हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। वो काम करते करते भी अपना रेडियो ऑन रख के न्यूज़ सुन सकते हैं और दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। सौभाग्य से आकाशवाणी की पहुंच देश के कोने कोने तक है। आदरणीय अर्चना पांडे जी, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। आवा, अस्मिता और अभिव्यक्ति सीजन 2 को हमारी ढेरों शुभकामनाएं और आपको सादर धन्यवाद। हाँ, मैं भी एक बार फिर आपका और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन आवा के बारे में आपके श्रोताओं को जानकारी देने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।